हेलो दोस्तों। तो बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्लास 9th का इसके पहले वाला फर्स्ट चैप्टर का जो टोटल क्लास आपको मिला था, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग उसको पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और उसका यथा स्थिति जैसा था सिलेबस आपका उसके अनुसार नोट्स आपने बनाया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी उम्मीद करेंगे कि जो आपका चैप्टर नंबर 2 यानी टिश्यू है, ठीक है ना, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 और वैसे साइंस में आपका चैप्टर नंबर 6 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और इसमें टिश्यू आपको पढ़ना है, ऊतक पढ़ना है और ध्यान से पहले सुनिएगा कि ऊतक की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। और कभी भी इस चीज़ से एकदम बेझिझक रहिएगा कि हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं या हिंदी में पढ़ाते हैं, आपकी भाषा में बिल्कुल पढ़ाएंगे। हिंदी इंग्लिश से मत डरिएगा, तन को परेशान मत होइएगा कि नहीं इंग्लिश में पढ़ लिख रहे हैं चाहे हिंदी में लिख रहे हैं। तो अब CBSE बोर्ड का बच्चा रहेगा, वो सोचेगा सर हमको एग्ज़ाम इंग्लिश में देना है तो हम हिंदी क्यों पढ़ें। बाबू ऐसा नहीं है, आपके पास कंटेंट है, किताब है आपके पास इंग्लिश मीडियम की, आपको मैटर समझना है कि आप अगर उस चीज़ को, उस टॉपिक को अच्छे से समझे रहेंगे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। और यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उम्मीद करते हैं कि उनको समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश देख के भड़किएगा मत, आगे जाकर के आपकी इंग्लिश मिलेगी और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश अगर आप सीखते जाएंगे तो बहुत अभी आपको मुकाम हासिल करना है और प्रयास करेंगे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे, क्योंकि परेशान मत होइएगा, इंग्लिश से डरिएगा मत। ये बहुत अच्छे से मुझे पता है कि गांव में बच्चे इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है ना। यूपी बोर्ड के बच्चे इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये सच्चाई है बिल्कुल गांव की, कि जो यूपी बोर्ड में बच्चा पढ़ता है वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है ना। तो आप डरिएगा नहीं, मान के चलिए कि बायोलॉजी की इंग्लिश बहुत सिंपल होती है, बस आपको क्या करना है कि कंटिन्यू उसी में लगे रहना है, ठीक है बाबू। तो देखना जो टिश्यू की परिभाषा होती है, मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। टिश्यू की परिभाषा क्या होती है, कुछ कहीं कहीं पे लिखा रहेगा कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जो कोशिका होती है उसके समूह को क्या कहते हैं बाबू, ऊतक कहते हैं। जैसे मान लो कि आई कोशिका एक ठो, फिर दूसरी कोशिका जोड़ गई, फिर तीसरी कोशिका जोड़ गई, तो इन्हीं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जैसे कई कोशिकाएं आपस में जब जुड़ेगी तो इसी को क्या कहेंगे, ऊतक कहते हैं। इसी को ऊतक कहा जाता है, अंग्रेजी में इसी को टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये परिभाषा यहीं पे अगर लिख के छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सी अधूरी परिभाषा होती है, इनकम्प्लीट डिफिनीशन है। और कंप्लीट डिफिनीशन क्या होता है कि कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना, उत्पत्ति और कार्य में समान होता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा कि कोशिकाओं का वह समूह, यानी कोशिका तो है, उनका एक झुंड भी बनेगा, लेकिन कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना में यानी बनावट में, कार्य में और उत्पत्ति में एक जैसा होता है। किसमें एक जैसा, संरचना में, कार्य में और उत्पत्ति में एक जैसा होता है, उस प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अगर आप ये कह देंगे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू, ठीक है, काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा क्लियर करने के लिए कि एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखे, तो उसके लिए आपको करना होगा कि कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह, ऐसा नहीं है कि किसी का समूह बना देंगे, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी संरचना, कार्य और उत्पत्ति एक समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। जैसे एनिमल्स में और प्लांट में दो तरह के टिश्यू, यानी दो तरह के जो एनिमल है मूल रूप से, तो इसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं तो आप देखेंगे कि पादप टिश्यू यानी प्लांट टिश्यू, जंतु टिश्यू यानी जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू। तो देखेंगे कि दोनों के टिश्यू में क्या समानता होती है, क्या अंतर उसमें होता है। तो आप देखेंगे कि जो प्लांट के टिश्यू होते हैं बेचारे अस्थायी होते हैं, और प्लांट में जब वृद्धि होती है, प्लांट के टिश्यू जो होते हैं अस्थायी होते हैं, ठीक है ना, और उनमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी नहीं होती है, बहुत दौड़ भाग नहीं करते हैं प्लांट की कोशिकाएं, या प्लांट बहुत दौड़ भाग नहीं करता है, इसलिए स्लो होता है, अस्थायी होता है, ठीक है ना। उसमें ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम होती है, प्लांट की कोशिकाओं में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम होती है जंतु की कोशिकाओं की तुलना में। हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं, हम तो हमारी बॉडी में एनर्जी है और बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत भी हो रही है, और आप भी कोई एक्टिविटी करते हैं या पढ़ते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपकी बॉडी हमेशा काम करती है। अब आपके घरे चाहे आजू बाजू नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, कोनो काम कर रहा हूँ तो ओकरा शरीर में आपकी तुलना में कम एक्टिविटी हो रही है, मेटाबॉलिज्म उसके शरीर में कम हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा की खपत उसके शरीर में आपकी तुलना में कम हो रहा है।
ठीक है। तो जो प्लांट की कोशिकाएं होती हैं अचल होती हैं, और प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं पौधे को सहारा देते हैं। यही कारण होता है कि पौधा जड़ से खूब लंबा लंबा होता है लेकिन जल्दी गिरता नहीं है, समझ रहे हैं। उसमें सहारा देने वाली सपोर्टिव टिश्यू पाई जाती हैं, और जो प्लांट की कोशिकाएं होती है वो अधिकतर मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, मृत होती है, यानी डेड होती है, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे घरे पिलर बनता है, घर और बनाते हैं तो पिलर बनता है तो हमें सरिया डाला जाता है, सरिया डालते रहते हैं तो घर का पिलर खूब लंबा बना देते हैं, जल्दी गिरता नहीं है। उसी तरह से जो पौधे होते हैं उसमें सपोर्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, जिनको मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, यांत्रिक कोशिका कहते हैं, यांत्रिक ऊतक कहते हैं। ये ऊतक क्या करते हैं, पौधे को एक मजबूती और सहारा प्रदान करते हैं, ताकि पौधा खूब लंबा भी रहता है तो जल्दी गिरता नहीं है, ना ढहता है, ना टूटता है जल्दी, ठीक है ना, जब तक उसे खूब बाहरी फोर्स के द्वारा दबाया ढकेला ना जाए तो, ठीक है ना। अब देखिएगा जो एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू जिंदा होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो वो लिविंग होते हैं, अस्थायी होते हैं, चलते फिरते रहते हैं। ये भोजन की खोज में, मैटिंग यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे होता है, मिलने की खोज में हमेशा चलते रहते हैं। शेल्टरिंग के लिए, आवास के लिए, छत के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए ऐसे हमेशा घूमते फिरते भी रहते हैं। जैसे हम और आप मूव करते हैं तो मूविबिलिटी भी होती है, हमारी बॉडी में भी कोशिकाएँ घूमती फिरती रहती हैं, समझ रहे हैं। तो ये गतिशील भी होते हैं। हम लोगों के शरीर में जो टिश्यूज़ होते हैं वो मूविबिलिटी करते रहते हैं। जो टिश्यू हैं, हम लोग जैसे जंतु भी हैं, वो सब मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल टिश्यू में जो डिफरेंस ये होता है कि पौधे अस्थायी हैं, एक जगह होते हैं, हम लोग मूविबिलिटी में रहते हैं, हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे आपके जो प्लांट टिश्यू होता है, ठीक है ना, जो प्लांट टिश्यू होता है वो कितने प्रकार का होता है, या प्लांट में कितने प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। तो जो पादप यानी प्लांट टिश्यू होता है बाबू, ये प्लांट टिश्यू आप यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना तो लिख सकते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। तो जो प्लांट टिश्यू होता है क्या प्रकार का होता है भैया, प्लांट टिश्यू 2 प्रकार का होता है। यानी पौधों में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बाबू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है ना। इसी को हिंदी में कहते हैं विभज्योतकी ऊतक, ठीक ना, विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। और एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना बाबू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है ना, इसको हिंदी में विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। और जो परमानेंट टिश्यू होता है इसी को अस्थायी ऊतक कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। अब ध्यान देना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यू जिसमें हमेशा विभाजन होता रहता है, ऐसे टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतकी ऊतक जिसमें हमेशा क्या होता रहता है, कंटिन्यू विभाजन होता रहता है, ठीक है ना, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पौधे का जो एपिकल भाग होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है और ये इसकी जड़ है, ठीक है ना। तो जड़ का जो एपिकल पोर्शन होता है इसका टॉप होता है, ये देखिएगा ध्यान से कि जड़ का ये टॉप पोर्शन है नीचे का, और मान लीजिए कि ये कोई शाखा निकली है, ये कोई शाखा निकली तो ये शाखा का ये वाला पोर्शन और पौधे का ऊपरी पुनुई वाला पोर्शन, जौन पौधे का पुनुई वाला पोर्शन होता है। अच्छा, जड़ का जौन पुनुई होता है जौन एकदम नीचे होला, तो जौन जड़ का है एकदम नीचे वाला पोर्शन, चाहे कोनो शाखा निकली तो ओकर पुनुई वाला पोर्शन जौन एकदम टॉप पर ओकर बढ़त चल जाले, ठीक है ना, ओके कहल जाला विभज्योतकी ऊतक। का कहल जाला बाबू, विभज्योतकी ऊतक कहल जाला। जैसे ही समझा अपने भाषा में, घरे चन्ना उन्ना सब खोटेला ना, चन्ना का साग उग बनावे के, चाहे सरसों नरम नरम होले तो साग खोटेला सब, चाहे केराय होले नरम नरम तो ओकर साग सब खोटेला, चाहे बथुआ होला तो नरम नरम खोटल जाला ना। तो अभी देखबा कि जौन नरम की पतैया होले वही के सब तोड़ाला। रीज़न का कि ओकर जौन सेलुलोज है, ओकर जौन सेलवाल है वो बहुत मजबूत ना हुआ, ठीक है ना, ओमे पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होले,
वो कोशिका जिंदा होती है, ठीक है ना, और वो नरम होती है और मीठी लगती है। इसीलिए साग बनाते हैं तो नरम पतई का बनाते हैं ताकि मीठा लगता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे वो कड़ेर हो चल जाए, जैसे जैसे वो कड़ेर हो चल जाए, वैसे वैसे उसकी जो टिश्यूज़ हैं, उसके जो उसके सेल्स हैं वो मजबूत होते चल जाते हैं, तो वो स्वाद में अच्छे नहीं लगते हैं, समझ रहे हैं, और कठोर होने लगता है, जो आसानी से पकता भी नहीं है। अब ऐसे अपनी भाषा में एक और समझिएगा एग्जाम्पल, जैसे छोट छोट घरे का पिल्ला होना, यानी बचौआ जो होते हैं 1.5 फुटियावा, तो ये सब केहू कोरा में लेके इनके खिलाली, कारण कि इनके कोशिका जो होले बहुत नरम होले, मुलायम होले, तो केहू बाबू बाबू बहनी बहनी कह के कोरा में खिलाली। और जैसे ही ईसन पुरान हो जाइए, अब तो ओके हमके ना केहू कोरा में उठा के खिलाई, कारण कि हम लोग किस में परमानेंट टिश्यू में आ गए, तो हम लोग अब चैला टाइप हो गए एकदम, बिल्कुल समझ रहे ना, जैसे एकदम हार्ड टाइप हो गए, हार्ड कठोर टाइप। अब ना तो के क्यों पूछिए, ठीक है ना। अभी आप सॉफ्ट रहते, नरम रहते, कोमल रहते, मुलायम रहते, तो आपको कोई भी बाबू बहनी करके आपको लाड प्यार देता रहता, खिलाता रहता है, समझ रहे ना। नरम है, सॉफ्ट है। उसी तरह से जो पौधे छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल ना नरम नरम पत्तियां उनकी होती है, विभाज्योत की उतक में आते हैं, जिनकी पत्तियां बहुत नरम होती हैं और उसमें हमेशा विभाजन होता रहता है। तो बाबू ये समझो कि जौने कोशिका में विभाजन होता रहेगा, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा अच्छे से, कि जैसे मान लीजिए कि ये विभाज्योत की उतक में, कि जैसे यहाँ से कोशिका बनी और ये कोशिका बनती गई, ये कोशिकाएं ऐसे बन रही हैं, ठीक है ना। तो हाई वाली कोशिका से हाई वाली कोशिका बना, तो हाई नई कोशिका, हाई कौन कोशिका बाबू, पुरानी कोशिका है। तो अब पुरान कोशिका धीरे धीरे कौन कोशिका बन जाई, परमानेंट टिश्यू बनेला, ठीक है ना। और जो नई कोशिका है जौने में विभाजन होला, वो कौन कोशिका बनी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनी, जौने की विभाज्योत की उतक कहल जाला। तो अगर पूछल जाए कि हाई जौन परमानेंट टिश्यू अस्थाई उतक है कैसे बनेला, तो बोलबा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनेला। कब बनेला भैया, कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन कम हो जाला, विभाजन ओकरे में ना होला, ओकर जौन ऊर्जा, जौन क्षमता, जौन पावर है वो धीरे धीरे कुल खत्म हो जाला, तो ई कोशिका बेचारी एक जगह चुपचाप बैठ जाले, हिलत डुलत ना। जैसे देखबा कि छोट लड़का 1.5 फुटियावा बहुत छटकन, हम तू अभी बहुत कूद, कोनो पेड़े पर फटाक से चढ़ जेबा, छत पे चढ़ जेबा, कूद जेबा नीचे, दौड़ जेबा, भाग जेबा, साइकिल चला लेबा, बाबा आजी से पूछबा ना तो ना चला पाई वो लोगों साइकिल, ना इतनी तोरी मती छटक पाई। कारण का कि वो धीरे धीरे ओल्ड हो गए हैं, तो उनको कहते हैं घर का अस्थाई पर्सन, जो पुरानिया होते हैं, पुरान हो जाते हैं। लेकिन वो पुरानिया पहले छोट रहना, छोटे छोटे थे तब न बड़े हुए हैं। तो ये समझिएगा कि जब वो भी छोटे थे तो किस कैटेगरी में थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में थे। और वो बेचारे धीरे धीरे जब उनके कोशिका में धीरे धीरे डिवीजन कम होत गए, पुरान होत गए, तो वहीं जौन लइकवा पर आना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वो धीरे धीरे कौने में आ गए ना, परमानेंट टिश्यू में। अब वो घरे का अस्थाई सदस्य हो गए ना, समझ में आ रहा है। तो वो घर के अस्थाई सदस्य हो गए। उसी तरह से पौधे में सबसे पहले कौन कोशिका बनती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनती है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीजन धीरे धीरे शुरू होने लगता है, तो आगे जो बढ़ती है वो कौन कोशिका होती है, नई कोशिका होती है। आगे बढ़त जाए नई कोशिका, जो पुरान हो जाइए वो पुरानी कोशिका, इसी को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। समझ पा रहे हैं ना। तो ये परमानेंट टिश्यू है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लास 9th में सिर्फ एक आधार पर डिवाइड किया गया है, पोजीशन इन प्लांट बॉडी। पोजीशन इन प्लांट बॉडी, ठीक है ना। पादप शरीर में स्थिति, यानी पादप की जो शरीर होती है, यानी प्लांट की जो बॉडी होती है, उसमें टिश्यू के कहाँ पे कौन सी स्थिति होती है, उसके आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बांटा गया। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। देखिए, मान लीजिए कि ये कोनो पौधा है, ठीक है ना, ये कोनो पौधा है, ठीक है। तो अब ये पौधा है, तो जैसे यहाँ पे शाखाएं बनेंगी तो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि जौन पौधे का पुनुई वाला पोर्शन होला, अंग्रेजी में कि कहल जाला एपिकल, का कहल जाला बाबू, एपिकल कहल जाला। तो जौन हाई एपिकल पोर्शनमा होला ना, हाई एपिकल पोर्शन में कौन टिश्यू होला, एपिकल टिश्यू होला,
ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक प्रकार होगल कौन, एपिकल टिश्यू, जोन कहाँ रहेला, जोन प्लांट के सबसे पुनुई वाला पोर्शन पर रहला, और जौन ओकरे बीचवा में गठिया जौन होले, गठियन में जौन रहला ओके इंटरकैलरी कहल जाला, जौन बीच बीच में होने, तो जौन ऐसे ऐसे टिश्यू होते हैं ना, ऐसे ऐसे बीचे में ऐसे ऐसे, इनको कहते हैं इंटरकैलरी। क्या कहते हैं बाबू, इंटरकैलरी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ये दूसरा पॉइंट हो, इंटरकैलरी मेरी स्टेम, ठीक है ना, इसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। और एक बाद बाबू देखो तीसरा वाला जो एक किनारे किनारे पर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो एगो ऐसे ऐसे होगल, एगो ऊपर होगल, एगो ऐसे ऐसे होगल, एगो किनारे किनारे पर होगल। तो जो ना किनारे पर होगा एक लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है ना, इसको लैटरल मेरिस्टेम कहता है। तो जो एकरे किनारे किनारे पर होला ओके लैटरल मेरिस्टेम कहल जाला, जो है बीचवा में रहेला ओके कहल जाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो एकरे पुनुई पर रहला ओके कहल जाला एपिकल मेरिस्टेम। तो पौधा में जो लोकेशन है, पौधा में लोकेशन के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। इसी तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लोकेशन के आधार पर तो डिवाइड कर ही दिया, इसी तरह से डिवीजन के आधार पर डिवाइड करते हैं, इसी तरह से उसे फंक्शन के आधार पर डिवाइड करते हैं, इसी तरह से उसे ओरिजिन के आधार पर डिवाइड करते हैं, डेवलपमेंट के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो अलग अलग आधार पर उसे डिवाइड करते हैं, जो हायर क्लास में पढ़ा जाता है। 9th लेवल में बस आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को प्लांट की पोजीशन के आधार पर, प्लांट के शरीर में कहाँ पे कौन सी टिश्यू की स्थिति होती है, उस स्थिति के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो ऊपर वाला शब्द जो होता है बाबू उससे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और जो बीचवा में गठिया जो होती है उसमें जो पाया जाता है इस तरह से उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो किनारमा देवल, जैसे देवाल मान ला कि जो पौधवा के किनारमा वाला पोर्शनवा वाला पे जो चिपका रहता है उसे कहते हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो ये हो गया बाबू आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इसके बाद दूसरा जो आपका हेडिंग आएगा वो होता है आपका कौन सा टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है प्लांट की कोशिकाओं में, यानी प्लांट के शरीर में सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। और उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फिर बाद में कौन सा टिश्यू बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि जो आपका परमानेंट टिश्यू होता है, अस्थायी ऊतक हिंदी में उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है बाबू ना। तो ये हो गया परमानेंट टिश्यू। अब जो परमानेंट टिश्यू होता है ना बाबू, ये होता है 2 प्रकार का। कौन कौन प्रकार भैया, 2 प्रकार होता है, ठीक है ना। एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। इसी को मान के चलिए हिंदी में लिख देते हैं अस्थाई ऊतक, इसी को कहते हैं। और अस्थाई ऊतक का प्रकार का साधारण या सरल अस्थाई ऊतक, ठीक है ना। और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसी को कहते हैं जटिल अस्थाई ऊतक, ठीक है बाबू ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जो प्लांट के अंदर जो परमानेंट टिश्यू होता है जिसको आप कहते हैं अस्थाई ऊतक, अस्थाई ऊतक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना बाबू। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के हिंदी में कहल जाला साधारण या सरल अस्थाई ऊतक, और जो कॉम्प्लेक्स होला ओके कहल जाला जटिल अस्थाई ऊतक या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो अब ये समझेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है बाबू ना, ये 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एक को कहते हैं कोलेनकाइमा, एक को कहते हैं पेरेनकाइमा, और एक को कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। याद रखिएगा बाबू ध्यान से, ठीक है ना।
एक को कहते हैं जो साधारण अस्थायी ऊतक होता है, एक को कहते हैं कोलेनकाइमा, ध्यान से सुनना, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये कै ठो होता है? 3 ठो। ये कौन टिश्यू है? साधारण टिश्यू है सरल इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, सरल का मतलब ही होता है, सरल का मतलब क्या होता है? सरल का मतलब होता है कि कोशिकाओं का जितना भी समूह होगा सभी एक का प्रकार के होंगे, एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक समान होंगे और इनके कार्य, संरचना, उत्पत्ति एक जैसी होती है। इसको कहते हैं सरल अस्थायी ऊतक, ठीक है ना। तो जैसे कोलेनकाइमा का टिश्यू रही तो सिर्फ कोलेनकाइमा ही रही, अगर पेरेनकाइमा का टिश्यू रही तो खाली पेरेनकाइमा ही रही, और स्क्लेरेनकाइमा का टिश्यू रही तो सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा ही रही, उनमें मिलावट ना रही, हिम में मिलावट ना रही, एम में मिलावट ना रही तो सिर्फ कोलेनकाइमा रही तो पेरेनकाइमा रही तो स्क्लेरेनकाइमा रही तो सिर्फ एक प्रकार, उनमें 2 प्रकार अगर रहत तो वो हो जात कौन टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है बाबू ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं जाइलम, ठीक है ना, और एक को कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं बाबू? एक को कहते हैं फ्लोएम। तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के कॉम्प्लेक्स काहे कहल जाला कि जैसे मान ला है जाइलम है तो ये के उठाए के हम यहाँ बना देते हैं, तो मान ला कि है जाइलम है, तो ये जाइलम में कई तरह का टिश्यू होला। जैसे एगो कौनो टिश्यू हो गल, कौनो एगो टिश्यू हो गल, वही में हाई कौनो तोले टिश्यू हो गल, तोले वही में कौनो हाइहो टिश्यू हो गल, तो कौनो हाइहो टिश्यू हो गल, तो कौनो हाइसे टिश्यू हो गल, तो कौनो हाइसे टिश्यू हो गल। तो मारे खयक्का में मिलल हो तो के कहल जाला जटिल, आ हेमे कहा कि कुल एक जैसन होते कि कहल जाला साधारण। उसी तरह से क्या होता है बाबू? फ्लोएम होता है। फ्लोएम के अगर हेजा बना दें तो समझ कि मान ला जैसे ही फ्लोएम का ऐसन हो गल तो कहले को ऐसे हो गल, तो कोनो तोले ऐसे हो गल, ठीक ना, तो कोनो तोले ऐसे हो गल, तो कोनो ऐसे हो गल, कोनो ऐसे हो गल, कोनो ऐसे हो गल, कोनो ऐसे हो गल। अब ई का होता है बाबू ना कि अलग अलग तरीके से बन गए। अब इनमें रही तो कई तरह का टिश्यू एक संगे, इनमें रही तो कई तरह का टिश्यू, तो एक एक कहल जाला कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है ना। ये अकेला ना रही, मारे झुंड ले रही, पूरा खिचड़ी बनाए रहता है। हाई का खाली भात है, इनमें खाली बस चावल रहता है, इनमें खिचड़ी है, इनमें चावल के संगे दाल रहती है, अदरक रहता है, उसी में टमाटर, लहसुन, प्याज, भंटा, गोभी जवन डाले के कुल डाल दिया, मतलब मिलन रही। तो मिलन रही तो मामला जटिल में जाएगा, कॉम्प्लेक्स में जाएगा। अगर अकेले रहेगा तो बेचारा किस में रहेगा? साधारण, सिंपल या सरल में रहेगा। तो ये हो गया टिश्यू। उसके बाद बाबू हम लोग पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में, और जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तब तक आप लोग इस कंटेंट को समझते रहिए, देखते रहिए अच्छे से, और नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है ना। अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए बाबू। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है बाबू तो अच्छे से देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।